मौजूद हैं, आपसे निवेदन करूंगा कि आपकी एक बार शानदार तालियों के साथ में माननीय विधायक साहब राजस्थान सरकार थावर चंद जी डामोर साहब का स्वागत कर दीजिए। वो अपनी बात को रखने के लिए मंच की तरफ आते हुए हैं। बहुत ही शानदार, बहुत बहुत स्वागत। दादा के लिए दो शब्द बोलना चाहूंगा। बस हवाओं को यह बात बताए रखना, रोशनी होगी सिरागों को जलाए रखना, लहू देकर तिजारत की जिसकी पुरखों ने उस बिलपेर देश की मिट्टी को दिल में सजोए रखना, दिल में सजोए रखना। धन्यवाद संचालक महोदय। तमाम नौजवान साथी जो इधर उधर हैं, थोड़ी देर और बैठ जाओ। आज इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले तमाम साथियों को मैं धन्यवाद देता हूं कि आज महामानव क्रांति सूर्य धरती अम्बा बिरसा मुंडा की जन्मोत्सव पर हम सब एकत्रित हुए। आसपास के गांवों से पधारे हुए तमाम नौजवान, मेरी इज्जतदार माता बहनें और बुजुर्गों, आप सबको मेरी ओर से जोहार। साथियों, हम जब भगवान बिरसा मुंडा के बारे में पढ़ते हैं, मैं अभी झारखंड का प्रभारी भी था। इस दौरान झारखंड के अंदर भी जाके आया था जहां पर इनका जन्म हुआ था। इनके बारे में कहानी पढ़ते हैं तो आज से 200 वर्ष पहले औपनिवेशिक शासनकाल था, अंग्रेजी हुकूमत का। तब हमारे लोगों में त्राहिमाम था और साम्राज्यवादी के निशाने पर हमारा आदिवासी वर्ग था, किसान वर्ग था, साथ में अंधविश्वास चरम पर था। ऐसे वक्त में आदिवासी बिखरे हुए थे। इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी एकजुट कर अंग्रेजी हुकूमत के सामने लड़ने की। और ऐसे वक्त में अभावों में जी रहे इनके परिवार में, ये 15 वर्ष की उम्र में जब पढ़ाई छोड़कर इस आंदोलन की ओर बढ़ते हैं और उन गुलाम नाम के एक शब्द से पूरे देश के आदिवासियों को एक करते हैं, अबुआ जिसम अबुआ राज के नाम पर जमीनी हकीकत से जोड़ने का कार्य करते हैं। और उस आंदोलन को तेज करते हुए उस वक्त कहा करते हैं कि उस जमीनी आंदोलन के लिए, अपने संघर्ष के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए जब वो एक करते हैं तो हजारों लोग उनसे जुड़ते जा रहे हैं। और ये औपनिवेशिक शासनकाल के अंदर आदिवासियों का सबसे बड़ा आंदोलन तैयार होता है और उस आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासनकाल थर्रा उठता है और औपनिवेशिक शासनकाल के दम पर नाक में दम करने वाले बिरसा मुंडा को हमारे अपने ही समाज के लोगों द्वारा उन्हें गिरफ्तार करवाया जाता है। तो मात्र 25 साल की उम्र के अंदर बिरसा मुंडा इस देश और दुनिया के जबान पर पहुंच जाता है। ये नाम तब हम लोग सोचते हैं कि उस वक्त जो औपनिवेशिक शासनकाल हुआ करता था, तब आदिवासियों के ऊपर क्या बीतती होगी, किस तरीके से आदिवासी लड़ रहा होगा, किस तरीके का संघर्ष रहा होगा। और उसके बाद में मात्र 25 साल के बिरसा मुंडा इस समाज के लिए शहीद हो जाते हैं। मैं औपनिवेशिक शासनकाल से आजादी मिलती है और लोकतंत्र स्थापित होता है। मैं देश के अलग अलग कोने के अंदर गया। मैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, अन्य इलाकों में गया। मुझे लगा कि औपनिवेशिक शासनकाल तो बदल गया, लेकिन आदिवासियों की स्थिति बदली नहीं। एक तरफ पूरे देश के अंदर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जाता है, दूसरी तरफ मणिपुर के अंदर बेटी को नग्न किया जाता है। मैं पूरे देश के अंदर गया तब मैंने देखा, बस्तर के अंदर भी गए, सरगुजा के अंदर भी गए। बस्तर के अंदर रोज आदिवासियों की जिंदगी मर मर के जीती है। वो लोग अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसते हैं, वो अपनी जमीन के लिए आंदोलन करते हैं और यह सरकारें अंधी हो जाती है, बेरी हो जाती है, गूंगी हो जाती है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। मैं छत्तीसगढ़ के अंदर गया और उस इलाकों को देखा जहां पर कोयले के नाम पर हजारों आदिवासी विस्थापित हुए। मैं बस्तर के लोगों से बातचीत करी तो मात्र मासूम 13-13 साल के बच्चे हो, 6-6 महीने की बच्ची को
वहां के लोगों द्वारा सरेआम उड़ा दिया जाता है और नक्सल राइट का टैग लगा दिया जाता है। मैंने ऐसे कई इलाके देखे, सरकारें आई बदली और एक बार भी कह दिया आजादी का अमृत महोत्सव है, दुनिया चांद पे पहुंच गई है, लेकिन आदिवासियों के जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया। कभी विकास के नाम पर उनको विस्थापित होना पड़ता है, कभी डैम के नाम पर विस्थापित होता है, तो कभी खनन के नाम पर उसका विस्थापित होना पड़ता है, और ये सरकारें उनका दमन करती है, उनकी जिंदगी का कोई मोल और कीमत नहीं होती है। तब गहरा दुख होता है कि आखिर आदिवासियों के लिए कौन लड़ेगा, आखिर आदिवासियों की आवाज कौन रखेगा। वो बिरसा मुंडा थे जो अंग्रेजों से लड़ गए, अब कौन हमारे लिए आवाज उठाएगा। तब मैं कहना चाहता हूं कि हमें फिर से बिरसा मुंडा पढ़ना पड़ेगा और हर घर से एक बिरसा तैयार करना पड़ेगा, हर घर से एक बिरसा तैयार करना पड़ेगा। साथ में ये कहना चाहूंगा, वो लड़ाई तीर कमान की थी और ये लड़ाई ताकत, अब ये लड़ाई कलम की होगी, किताब की होगी, तो लड़ पाएंगे, तो जीत पाएंगे। आज सरकारें अलग अलग तरीके का दमन करती है। बांसवाड़ा के अंदर जब पावर प्लांट के नाम पर किस तरीके से दमन हुआ था आदिवासियों का, हमारे यहाँ पर घाटोल के अंदर, भूखिया जगपुरा के अंदर किस तरीके का आदिवासियों का दमन हुआ। जब वो नीलामी की जाती है जमीनों से और उन्हें विस्थापित होना पड़ता है, कोई बोलने वाला नहीं है। जो सरकारें आज डोंग रच रही है जनजाति गौरव दिवस मनाने का, और आज वही सरकारें आदिवासियों के बारे में जब सुनते हैं, जाड़ और खलासिया के अंदर अखबारों में आता है कि अपनी पेट की भूख मिटाने के लिए 3-3 माह के बच्चों को दिल्ली और गुजरात में बेचा जाता है, तो कलेजा कांप उठता है। ये सरकारें आदिवासियों के नाम पर सबसे बड़े ढोंगी बनी उठी है। हमको सोचना पड़ेगा कि सरकारें आदिवासियों के साथ में खड़ी नहीं है, आदिवासियों को लूटने का काम करती है, वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करती है। मैंने आज भी देखा कि आदिवासियों के अंदर देश आजाद हुआ, अमृत महोत्सव मनाया, आदिवासियों की स्थिति नहीं बदल पाई। दिनों दिन पलायन होता, नौजवान इधर से उधर बाहर जाता, कोई सुनने को नहीं है। जमीन से विस्थापित होता आदिवासी, कोई सुनने को नहीं है। शिक्षा के लिए तरसता आदिवासी, कोई सुनने को नहीं है। मूलभूत सुविधा, बिजली, पानी, रोटी, कपड़ा, मकान के लिए तरसता आदिवासी, कोई सुनने को नहीं है। हमको समझना पड़ेगा कि सरकारें हमारे साथ किस तरह की साजिशें करती हैं। जो लोग आज बड़े ढोंग के साथ में आदिवासियों के साथ में गौरव दिवस मना रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूं, जो बिरसा मुंडा थे, आजादी के आंदोलन से पहले उन्होंने उल गुलान किया था, वो पूरे देश के लिए आंदोलन था। वो एक सिर्फ जनजाति का गौरव नहीं हो सकता, उन्हें राष्ट्रीय स्वाधीनता दिवस मनाने का लिए काम किया जाना चाहिए, तब हम मानेंगे सरकारें हमारे लिए तय करें। आज सोनाता प्रदेश का मुखिया बांसवाड़ा के अंदर आ रहे थे, जब बांसवाड़ा के लोग रो रहे थे पावर प्लांट के नाम पर, तब उनको नजर नहीं आया, लेकिन आज गिड़गिड़ाने के लिए, झूठे आंसू बहाने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। आज के समय में नौजवान सारी बातों को समझता है। यदि वास्तव में देश के प्रदेश के मुखिया आदिवासियों के हितैषी है, तो मेरे नौजवान भाई जो पलायन कर रहे हैं उनके लिए स्थायी रोजगार की व्यवस्था प्रदेश के अंदर अन्य जगहों पर कराई जाए। यदि वास्तव में आदिवासियों के हितैषी है, तो जमीनों से बेदखल कर रहे हैं उनके रोका जाए। यदि वास्तव में आदिवासियों के हितैषी है, तो हमारे मूलभूत सुविधाएं को पूरी की जाए। यदि वास्तव में आदिवासियों के हितैषी है, तो 4 साल से जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी छात्रवृत्ति खत्म होने गई है, उनको दिलवा कर भी आप उनका हितैषी बन सकते हैं। लेकिन दिखावा करने के लिए कौन नहीं आएगा। हमें इस बात को समझना पड़ेगा। साथ में ये भी बताऊंगा, हमारे भाई अभी नीलेश जी ने बात रखी थी कि बिरसा मुंडा के बारे में हम पढ़ते हैं, ये तो सूत्र है आदिवासी परिवार का, ये सूत्र है आदिवासी परिवार का, ताकि हम लोगों ने अपने पुरखों के बारे में जानते हैं, पुरखों को अब समझने लगे हैं, उनके त्योहार को मनाने लगे हैं, उनकी जयंतियां मनाने लगे हैं। क्या रिश्ता है हमारा और बिरसा मुंडा का? क्यों कहते हैं भगवान उनको? बिरसा मुंडा को भगवान कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है कि जिनकी वजह से जमीनें छूटी, जिन्होंने अपने त्याग दिए, प्राण दिए, उनकी वजह से वो जमीनें छोड़ के गए। शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट आया, भूमि हस्तांतरण अधिनियम में आया, उसकी वजह से आज हमारे आदिवासियों के नाम की जमीन दूसरों के खाते नहीं हो सकती। ऐसे कानून छोड़ के गए और उनकी वजह से आज हम लोग जमीन पर है, हमारे पास हक है, इसलिए हम लोग उनको भगवान कहते हैं। और आज पूरे देश और दुनिया के अंदर उनका ये दिवस मनाया जा रहा है। आज
ये मात्र 25 साल की उम्र के अंदर समाज के लिए जिंदा अपने प्राणों की आहुति देते हैं। और आज के नौजवान 15 से 25 साल के क्या कर रहे हैं? कुछ लोग तो टिमली स्टार बन रहे हैं, कुछ लोग गैंग स्टार बन रहे हैं, कुछ लोग बाइक राइडर बन रहे हैं और उस खर्चों को पूरा करने के लिए रात को चोरियां कर रहे हैं। सही कह रहा हूं? मैं तो मेरी विधानसभा के अंदर कोई भी टिमली स्टार, गैंग स्टार, रात को चोरियां करने वाला, उसके परिवार का हो, भाई हो, कोई भी मेरे पास आता, मैं मना करता हूं। और एक दूसरा कारण यह भी है उनकी लापरवाही का, क्योंकि वो बेरोजगार होकर घूम रहे हैं, कोई ध्यान देने वाला नहीं। हमें ये बात सोचनी पड़ेगी, यदि वास्तव में हम हमारे पुरखों को नमन करते हैं, याद करते हैं, तो जो जिस जगह पर है वहां से ईमानदारी से काम कर ले तो हमारे समाज का उद्धार हो सकता है। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई वकील है, कोई नेता है, तो कोई कुछ और है। यदि वास्तव में उस जगह जहां है वहीं से ईमानदारी से काम करने लग जाए तो समझ जाएंगे हमारे पुरखों का बलिदान व्यर्थ नहीं किया। सर्टिफिकेट लगाते आदिवासियों का और वोट लेते आदिवासियों के और घर चलाने की बात करते आदिवासियों की। ऐसे भी हमारे बीच में नेता, हमें परखना पड़ेगा ऐसे में जो लोग इस तरीके का भय वाला माहौल तैयार कर रहे हैं। आज आपके बीच में कई ऐसी तमाम बातें होंगी, मैं ये तमाम बातें कहना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से कि प्रतापगढ़ के अंदर भी कहीं ऐसी खबरें आती हैं कि जहां पर मंत्री है और मंत्री के जीजा उस हॉस्पिटल का मालिक बन बैठा है, उस हॉस्पिटल में भ्रष्टाचार का तंत्र चालू हो गया है। पिछले समय ऐसी दुखद घटना सामने आई, मुझे बहुत दुख हुआ। ऐसे के लिए हम तमाम नौजवानों को लामबंद होना पड़ेगा और तमाम नौजवानों को फिर से एकत्रित होकर वो आंदोलन, अब जो आंदोलन होगा वो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ खड़ा करना पड़ेगा, जो फर्जीवाड़ा करते हैं उनके खिलाफ खड़ा करना पड़ेगा। और आने वाले समय में हम लोग मिलकर ये सारा कार्य को और आगे बढ़ाएंगे। मैं तमाम नौजवान साथी का अपना बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। क्या इसी तरीके के कार्यक्रम का आयोजन प्रतापगढ़ के अंदर जगह जगह हुआ करते थे, अभी गति धीमी हुई लेकिन वापस से शुरुआत हो रही है। और हम लोग चाहेंगे कि इस वैचारिक आंदोलन की लड़ाई में हम सब लोग जरूर इकट्ठे हो और जरूर आगे के लिए काम करेंगे। मैं राजस्थान विधानसभा का सदस्य हूं, लेकिन प्रतापगढ़ के साथ बड़ा योगदान दरियावत के लिए दिया था। लगातार गांव गांव, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में जन जागरण के लिए कहीं दिन तक पड़े रहे थे। मैं आपसे भी विश्वास और वादा करके जा रहा हूं कि जब जब जरूरत पड़े मेरी याद करना, मैं आपके लिए जरूर हाजिर हो जाऊंगा।